जी कहिए, क्या कहना है। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद वो आए थे और अब ऐसी सधी आवाज़ में शिष्टता के साथ पूछ रहे थे, जैसे वो कोई समस्या लेकर आई फरियादी हो। अवनी के नन्हे से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब क्या कहें, कैसे कहें कि वैलेंटाइंस डे का कार्ड देने और आई लव यू कहने आई थी। इस सविता की बच्ची ने कहाँ फंसा दिया। क्या जरूरत पड़ी थी उनसे यह कहने की कि जरूरी काम है। उसकी पलकें झुक गई, कपोल आरक्त हो गए और सब अंधेरों में अटक गए। आपको जो कहना हो बेझिझक कहिए। अब हमें जीवन भर साथ रहना है। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। इस प्रोत्साहन के बाद तो जरूरी लगने वाली बात कहना और ज़रूरी हो गया था। जी, वो मेरी परीक्षाएं शादी के बाद पड़ी तो ओह ठीक है, मैं आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखूँगा। और कोई समस्या, उफ, अपनी होने वाली पत्नी से ऐसे बात कर रहा है जैसे पापा अपने विद्यार्थियों से बात करते हैं। अवनी के लिए इस कुछ अधिक ही शिष्ट और औपचारिक वार्तालाप के बाद वहाँ रुकना असत्य हो गया। जी धन्यवाद, मैं चलती हूँ, नमस्ते कहते हुए वो मुड़ गई और लगभग दौड़ते हुए अपने सखियों के बीच जाकर ही दम लिया। घर लौटने के लिए ऑटो में लदने के बाद ठिठोली करती सखियों को ये छोटी सी कथित रोमांटिक मुलाकात उनके आग्रह पर शब्द सा सुनाई तो सबने सिर पीट लिया। नेहा रात भर इस बेचैनी में सो न सकी कि क्या शादी से पहले एक प्रेमी प्रेमिका की तरह बंधनों और मर्यादाओं में बंधे बेबस प्रेमी युगल की आतुर बातचीत और क्षणिक स्पर्श उसके नसीब में नहीं है, जिसके बारे में सखिया दीदियाँ और भाभियाँ बताती रही हैं कि उसमें वक्त ठहर जाता है और धरती अंतरिक्ष लगने लगती है। संयुक्त परिवार की सबसे छोटी संतान अवनी बचपन से बड़ी बहनों और दादी बाबा की आज्ञाकारी गुड़िया ही रही थी। उसे दुलार भी सबसे ज़्यादा मिला था और कुछ गलत होने पर बचपने के ताने भी। अपने से ज़्यादा उसे दूसरों के दिमाग पर भरोसा होता था। हर काम पूछकर करना और गलती होने से डरना उसकी आदत थी। पहली बार सखियों के कहने में आकर मन की आकुलता ने उसे समझा बुझाकर बिना किसी से पूछे अंबर से मिलने की पहल करने को मनाया था। पर कहीं उसने अंबर से शादी करने के लिए हाँ करके गलती तो नहीं करती। पर हाँ ना करती तो करती भी क्या। पापा की क्या हालत हो गई थी। मांगलिक होने के कारण उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते पापा थक गए थे। एक बार जब शादी तय हुई तो लड़के वालों ने सगाई वाले दिन ही अपने यहाँ हुए एक मौत का दोष उसके नक्षत्रों को देखकर शादी के लिए मना कर दिया था। और पापा तनाव व निराशा में अपने दोस्त अंबर के आगे हाथ जोड़कर रो पड़े थे। अंबर अपने माता पिता के देहांत के बाद छोटी आयु से ही परिवार की जिम्मेदारियां संभालते रहे थे। फिर शोध आरंभ कर दिया था, इसीलिए अब तक शादी नहीं की थी। तो वे पापा से बहुत छोटे, पर पापा से उनका मानसिक स्तर इतना मिलता था कि मित्रता घनी थी। वे पहले तो स्वयं और अवनी की उम्र के 15 वर्ष के अंदर के कारण झिझके, पर अपने दोस्त की जिद के आगे झुक गए। जब अवनी के सामने ये प्रस्ताव आया तो वह हतप्रभ रह गई। पर जब दादी ने समझाया कि उम्र में अधिक अंतर होने पर पुरुष पत्नी को अत्यधिक प्यार करता है, तो उसने उन्हीं में अपने सपनों के राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। आखिर हर लड़की के कुंवारे मन की तरह अवनी के मन में पति के रूप में
दीवानगी की हद तक चाहने वाला प्रेमी पाने की लालसा हर लालसा से बड़ी थी। पर शादी के बाद उसने अंबर में सपनों के राजकुमार जैसा कुछ न पाया। हालांकि कमी किसी चीज की न थी। घर का काम करने के लिए नौकर थे। वो कुछ भी खरीदने के लिए कहे या कहीं जाने को अंबर कभी मना नहीं करते थे। लेकिन ऊंचे प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण व्यस्त बहुत रहते थे। सुबह उनके उठने से पहले ही मिलने वालों की पंक्ति लग जाती। रात भी देर तक वे लोगों की समस्याएं सुनते सुलझाते रहते। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि उन्हें सब साधु कहते थे। पर अवनी के लिए इस साधु प्रकृति के पुरुष के साथ सामंजस्य बैठाना किसी परीक्षा से कम न था। उसके कोरे कुंवारे मन में एक सपनीले प्यार को देने और पाने की जितनी पिपासा थी, अंबर में उतनी ही निर्लिप्तता और अल्हड़ किशोर व्यवस्था की उन्मुक्त उमंगों की जीवन दाता थी। तो अंबर धीर गंभीर सांचे में ढरी शालीनता और कर्तव्यनिष्ठा की प्रतिमूर्ति। वे जब उसके साथ होते भी तो भी मोबाइल सोते बना रहता। जब जब नेहा ने उनसे कहा कि मुझे आपसे कुछ कहना है, तब तब वे मोबाइल रखकर उसी शिष्ट स्वर और हाव भाव के साथ बोलते, कहो क्या चाहती हो। ऐसे में प्यार मोहब्बत के शब्द अवनी के गले में ही अटक कर रह जाते। वो तरह तरह के व्यंजन बनाती, अनुपम श्रृंगार के साथ सैन कक्ष सजाती, हर समय इठलाती बतियाती, अंबर के आगे पीछे घूमती और तरह तरह से प्यार जताते हुए प्रशंसा के तो बोल सुनने को तरसती रहती। मगर अंबर में तो जैसे बस देने का ही भाव था। यहाँ तक कि सामिप्य के उन अंतरिम क्षणों में भी लगता कि वो बस देने ही आए हैं। अवनी बेचैन रहती कि कभी तो अंबर खुद से कोई इच्छा जाहिर करे, कभी तो शरीर सुख देने के नहीं पाने की पिपासा और आकुलता के साथ उसके समीप आए। उसकी किसी बात पर खुश होकर उसे आलिंगन में क्यों कस ले कि लगे वो उनका चाव है, आनंद है, सौभाग्य है। मायके गई और सखियों के साथ समस्या बांटी। उन्होंने कुछ समाधान कानों में फुसफुसाए। उस रात उनके शयन कक्ष में आने की आहट पाते ही वो करवट बदलकर दम साध कर लेट गई तो वे चुपचाप सो गए। अगली रात उनके प्रणय स्पर्श पर इटलाकर बोली कि आज मुझे नींद आ रही है, तो वे सॉरी बोलकर सो गए। कुछ दिन यही क्रम चला तो अंबर ने इतने हल्के से दूरी बनाकर सोना शुरू कर दिया कि अवनी का तो दिलो दिमाग असमंजस का घर बन गया। ऐसा पति तो किसी सुखी न नहीं बताया था। कोई मनाता था तो कोई अधिकार जताता था और इसी बहाने आई लव यू कहने सुनने का अवसर मिल जाता था। लेकिन उसके छोटे से दिमाग के सामान्य ज्ञान के अनुसार ऐसा पुरुष तो हो ही नहीं सकता था, जो शादी के मात्र कुछ महीनों बाद बगल में अस्तव्यस्त वस्त्रों में लेटी इतनी खूबसूरत पत्नी से यो दूरी बनाकर सो सकता हो, वो भी इतने दिनों तक कहीं। अंबर उससे नाराज तो नहीं, यह जानने के लिए कि एक दिन स्वयं ही नारी सुलभ लज्जा त्यागी तो पाया कि वो नाराज नहीं थे, बस उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध तंग नहीं करना चाहते थे। उसके बाद से यही नियम सा बन गया। वे तभी उसके करीब आते जब वो पहल करती। उनसे प्यार का इजहार करवाने का यह दांव भी उल्टा पड़ चुका था। तभी एमए का परीक्षा फल आ गया और अंबर ने बिल्कुल पापा के अंदाज में पूछा, अब आगे क्या करना है? हे भगवान, स्नातकोत्तर के बाद अब क्या पढ़ाना चाहते हैं? क्या ये पढ़ाई अब भी पीछा नहीं छोड़ेगी?
मन ही मन सोचकर उड़ गई अवनी। जब 2 दिन में तीसरी बार अंबर ने वही प्रश्न दोहराया तो फिर कुछ बोलना जरूरी हो गया। जी, मैं कोई तकनीकी शिक्षा लेना चाहूँगी। मुझे घर सजाने का बहुत शौक है। वेरी गुड, बिल्कुल पापा के ही अंदाज में उत्तर मिल गया और इंटीरियर डिजाइन के कोर्स में प्रवेश दिलवा दिया गया। बड़े ही सपाट ढंग से ये भी बता दिया किया कि जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाती बच्चों का दायित्व नहीं उठाया जाएगा। कॉलेज छोड़ने लेने जाने के लिए कार और ड्राइवर नियुक्त हो गए। चुलबुली अवनी के अंतस के पिंजड़े में बंद ख्वाहिशों को कॉलेज में जाकर नए पंख मिल गए। कई साथियों का एक समूह बना जिसमें लड़के और लड़कियां बराबर थे। कैंटीन में मस्ती, कभी कैफेटेरिया तो कभी शॉपिंग मॉल उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। जब वो अवनी से साथ चलने को कहते तो उसका मन तो बहुत होता पर अंबर से पूछे बिना उसकी कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए हर बार उनसे फ़ोन करके पूछती। वो कार्यालय में काम करते करते हर बार फ़ोन पर हाँ कर देते। भोली और बातूनी अवनी के दिल में वैसे भी कोई बात टिकती न थी। एक बार हंसी हंसी में अपनी नई सहेलियों से अंबर की निर्लिप्तता का जिक्र तो उन्होंने बिल्कुल नया और नायाब नुस्खा सुझाया। उन्हें पुरुष मित्र की बातों से जलाने का बस फिर क्या था। काम शुरू हो गया। सबसे हंसमुख साथी निदान का जिक्र रोज अंबर से किया जाने लगा। कॉलेज में जब उसका समूह हंसकर सेल्फी ले रहा होता तो वो जानबूझकर निदान से सटकर खड़ी होती। घर पर भी जब सबको बुलाया तो निदान को बेस्ट फ्रेंड कहकर अंबर से मिलाया। एक दिन निदान ने अपने घर पर गेट टुगेदर रखा। किसी के घर गेट टुगेदर के लिए जाने का अवनी के लिए पहला मौका था। वो अकेले रहता था। अवनी ने अंबर से फ़ोन करके पूछा तो वो उसकी बात सुने बिना झल्ला गए कि बात बात पर पूछने की क्या ज़रूरत है। उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग भी थी। निदान ने अवनी को उसके मनपसंद गीतों का संकलन एक पेन ड्राइव में देने को कहा था। वापसी में सब लोग निकलने लगे तो उसने अवनी को पेन ड्राइव ढूंढने के लिए रोक लिया और एकांत मिलते ही अवनी को बाहों में कस लिया। हतप्रभ अवनी ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और उसके घर से बाहर निकलकर सड़क पर खड़ी होकर रोते रोते फिर अंबर को फ़ोन किया। घर का रास्ता वो कहाँ खड़ी है उसे कुछ मालूम न था। अंबर उसका मोबाइल लोकेट करके उसे लेने पहुँचे तो वो सिसक सिसक कर रो पड़ी। अगर आज कुछ हो जाता तो मैं आत्महत्या कर लेती। अवनी के मुंह से शब्द कम निकल रहे थे और रुलाई की हिचकियाँ ज़्यादा। उफ, अब बस भी करो, हद होती है बेवकूफ़ी की। खैर छोड़ो, मुझे जरूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर के लिए अभी निकलना है। 2 दिन बाद लौटूंगा। अंबर ने पहली बार उससे छिड़ककर बात की थी। वो भीतर तक सहम गई। उसे लगा प्यार पाना तो दूर, अब तो उनका अच्छा व्यवहार भी उससे छिन गया। उसकी तो जिंदगी ही बेकार हो गई। वो आंगन ही मैं ज़मीन पर बैठ गई और वहीं बैठी रही। उसका ग्लानि से आरक्त चेहरा पूरी तरह झुका हुआ था। पलकों में जैसे बांध तोड़ने को आतुर सैलाब रखा था। शाम होने लगी थी तभी अंबर के कोमल स्वर कान में पड़े। अंदर नहीं चलना है। अवनी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आप तो तुम्हारे आत्महत्या वाले शब्द कानों में गूंज रहे थे। तुम्हें झिड़कने की ग्लानि भी थी। मन में दीनू
काका ने फ़ोन करके तुम्हारी हालात बताई तो मुझे रहा नहीं गया। कार वापस मुड़वा ली। सोचा मीटिंग तो सॉरी, ज़िंदगी करता रहूँ हूँ और करता रहूँगा, पर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा, कहकर उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। अवनी ने चौंक कर अपनी आंखें अंबर की आंखों पर टिका दी। ये क्या कह दिया था उन्होंने, कहीं उसके कान तो नहीं बजने लगे। लगभग साल भर से उसकी 1000 कोशिशों के बावजूद अंबर ने जो नहीं कहा था वो आज उसकी पलकों का सैलाब बांध तोड़कर बह चला। वो दौड़कर उनके सीने से लगकर सुबक पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे निदान के बारे में जो कुछ पहले भी कहा था वो आपको जलाकर आपका प्यार पाने के लिए वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं। मुझे आपका प्यार चाहिए था, बस मैं बुद्धू हूँ मगर चरित्रहीन नहीं। अब उसकी बातें सुनकर अंबर को हंसी आ गई। वे उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर आंसू पोंछते हुए बोले, चुप हो जाओ अवनी, तुमने वहाँ जाने से पहले मुझसे फ़ोन करके पूछना तो चाहा था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें चरित्रहीन समझूंगा। इंसान की इतनी तो पहचान है मुझे, और तुम ऐसा क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तभी दीनू काका ने दरवाज़ा खटखटाया और उनकी इजाज़त लेकर कॉफ़ी रख गए। अंबर ने उसके हाथ में कॉफ़ी का मग देकर एक मग खुद उठा लिया। बोलो अवनी, तुम्हारी कौन सी चाह मैंने पूरी नहीं की जो तुम्हें ऐसा लगा। दोबारा वही सदी हुई आवाज़। अवनी चुप, क्या समझाएं, कैसे समझाएं। अंबर फिर अपने प्रशासनिक अधिकारी वाले हॉल में आ गए थे। फिर से वही माहौल बन गया था जो उसे फरियाद लेकर आया कोई छोटा अधिकारी होने का बोध कराता था, और उसके शब्द जवान का साथ छोड़ देते थे। लेकिन तभी उसे लगा कि आज अगर वो झिझक गई, लजा गई तो ये अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, आपने मेरी हर चाहत पूरी की, मगर मुश्किल तो यही है कि मुझसे कभी कुछ चाहा ही नहीं। जब कोई हम पर अधिकार समझता है, जब कोई हमारे समीप्य से खुश और दूर जाने से दुखी होता है, हमारे छीनने के एहसास से डरता है, तब हम समझते हैं कि वो हमें प्यार करता है। प्यार वो है जो हमें किसी की नज़रों में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का एहसास कराता है। मैं आपके करीब आना चाहूँ तो आपसे कह सकती हूँ, मगर आपके मन में मेरे करीब आने की ललक हो, यह कहने की बात थोड़े ही है। इसीलिए मैं कितनी तरह से श्रृंगार करके, लेकिन कभी लगा नहीं कि मेरे रूप ने, प्यार ने, गुणों ने आपको मुग्ध किया है, सुकून दिया है। क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगती, आपके योग्य नहीं लगती। कहते हुए अवनी ने अपनी निश्चल निगाहें सीधी अंबर की आंखों पर टिका दी तो उसका सामना जीवन के सबसे सुंदर सच से हुआ, जो काम जमाने के बताए कई आड़े तिरछे उपाय नहीं कर सकते थे, वो दिल से कहीं गई सीधी सच्ची बातों ने कर दिया था। निष्प्रियता का आवरण पिघलाकर व्याकुलता और प्रेम के ढेर सारे कोमल भाव अंबर के चेहरे पर प्रकट हो गए थे। नहीं नहीं अवनी, ऐसा नहीं है, बल्कि अंबर ने एक आकुल उमंग के साथ उसका चेहरा अपने सीने पर रखकर अपनी बाहों का घेरा उसके गिर्द कस दिया। फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। अवनी, छोटी सी उम्र में जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ तो तुम्हारे पिताजी की मदद से ही मैं पढ़ा और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा पाया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तुमसे विवाह किया तो दिल में केवल
उन्हें तनावमुक्त करने की बात थी, मगर जब तुम अपने अप्रीतम रूप में भोग्या बनकर मेरे सामने आई तो मन ग्लानि से भर गया। उम्र के 15 वर्ष का अंतर मेरे मन को मथने लगा कि मैं तुम्हारी शिक्षा और विवाह का दायित्व लेकर भी तो तुम्हारे पिता को तनाव मुक्त कर सकता था। मैं तुम्हें छूता तो भी लगता कि अपराध कर रहा हूँ, और ना छूता तो भी शायद इसलिए तुमने मेरे भीतर कभी वो पिपासा नहीं महसूस की जिसके कारण इंसान शरीर की हदों को पार कर मन तक पहुँच जाता है। शायद इसलिए मैं तुमसे भागता रहा, कभी तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं की। खुद की आत्मग्लानि कम करने के लिए तुम्हें हर खुशी देता रहा। तुम खुद को केवल भोग्या न समझो, इसीलिए तुम्हें पढ़ाने के पीछे पड़ा रहा। पर तुम क्या चाहती थी यह समझकर भी नासमझ बना रहा। तुम तो नासमझ थी, लेकिन मैंने भी तुम्हें कभी सतर्कता के नियम नहीं समझाए। मेरी परखी नज़रें समझ गई थी कि निदान कैसा व्यक्ति है, पर मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। जानता था कि तुम मुझे जलाने के लिए उसकी तारीफ करती हो और मेरे रोकने टोकने पर इसे मेरी ईर्ष्या समझकर खुश हो जाओगी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम भी मुझे माफ़ कर दो अवनी, मैं तुम्हारा प्यार खोना नहीं चाहता। मन की गांठ खुल चुकी थी। वो एक दूसरे के पावन स्पर्श की गुदगुदाहट से विभोर हो रहे थे। ये उनके मन की सुहागरात थी। पूनम का चांद कुछ देर झीने पर्दे से इस आत्ममुग्ध युगल को निहार कर बादलों में छिप गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।